नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ रेडिएक्टिव एलिमेंट बाय न्यूक्लियर बोmbardment। तो दो टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारे पास ये होगा, दूसरा टॉपिक हमारे पास होगा रेडिएक्टिव डेटिंग। ठीक है ना, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हम रेडिएक्टिव एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय न्यूक्लियर बोmbardment। ये हम बात करें आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो कुछ इसमें हम इक्वेशंस को देखेंगे, क्योंकि प्रीवियसली हमने जो चीज़ें पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह, वो हमने नेचुरल रेडिएक्टिविटी के लिए पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी के लिए केस देखेंगे। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना। तो हम उसमें इक्विलिब्रियम का केस देखेंगे या सैचुरेशन वैल्यू जो होती है, एक्टिविटी देखेंगे आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी के लिए। देन आई विल ड्रॉ अ कर्व। ठीक है ना। देन टाइम रिक्वायर्ड टू रीच हाफ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ में आया। तो वो सारी चीज़ देखे जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा लेक्चर होगा रेडिएक्टिव डेटिंग। तो जनरल एज इक्वेशन हम निकालेंगे कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना, तो हम कैसे पता करें कि वो कितना पुराना है। ठीक है ना, ये हम जानेंगे। तो एक छोटा सा लेक्चर है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ में आई चीज़ें। तो देखो, हमने जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है उसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। तो देखो, जो कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट यदि है, ठीक है, तो हम उसको ना आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम, बोम्बार्डिंग से। तो यदि हमारे पास कोई स्टेबल टारगेट है ना, कोई स्टेबल न्यूक्लियस हो गया ये, है ना, कोई स्टेबल न्यूक्लियाई हो गया, तो हम इस पर सपोज हमने अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट की या जनरली न्यूट्रॉन्स की बोम्बार्डमेंट की, ठीक है ना, हम ड्यूट्रॉन वगैरह की बोम्बार्डमेंट भी हम करते हैं। ठीक है, तो यदि हम इस पर क्या करते हैं, बोम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूक्लियर बोम्बार्डमेंट हम करते हैं किसी भी स्टेबल टारगेट पर, तो ये क्या है, अब ये तो स्टेबल हो गया। ठीक है, तो अब हम इस पर बोम्बार्डमेंट कर रहे हैं। समझ में। तो कोई भी सुटेबल पार्टिकल हो सकता है, जैसे जनरली न्यूट्रॉन्स है ना, या अल्फा पार्टिकल है, या ड्यूट्रॉन वगैरह की भी हम बोम्बार्डमेंट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, हमारे पास एक अनस्टेबल, ठीक है ना, रेडियोएक्टिव पार्टिकल मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, अनस्टेबल। समझ में। अब ये जब अनस्टेबल है तो ये डिके होगा। क्या होगा, डिके होगा। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट बाय न्यूक्लियर बोम्बार्डमेंट। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो, हम इसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ ये क्या हो रहा है, डीके भी हो रहा है। समझ में आया। तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप हमने क्या क्या प्रोड्यूस किया। तो लेट अस अज्यूम एक कांस्टेंट रेट है, क्यों, इस कांस्टेंट रेट से क्यों से हमने इसको प्रोड्यूस किया। और ये देन नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है जनरली इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, एंड देन इट विल डीके ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली। समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हमें करना है। तो मान लो हमारे पास एन नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हो गए। कितने, एन नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई हो गए किसी भी टाइम पे। लेट अस अज्यूम टाइम टी प्रेजेंट है। ठीक है, लैम्डा क्या होगा, डीके कांस्टेंट होगा रेडियोएक्टिव प्रोडक्ट का। तो देखो, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, क्यू, और रेट ऑफ डीके क्या होगा, लैम्डा एन। तो नेट चेंज क्या आएगा भाई, एट एन इंस्टेंट हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज क्या आ रहा है। ठीक है ना, मतलब इस ये जो अनस्टेबल है ना, इसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, तो इसमें चेंज क्या आ रहा है भाई, क्यू रेट से ये प्रोड्यूस हो रहा है और लैम्डा एन रेट से डीके हो रहा है। ठीक है ना, ये हम जानते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया है। समझ में आया। तो ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन की नेट रेट ऑफ चेंज आ गया हमारे पास। अब हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो यदि आप इसको, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि लैम्डा एन इज इक्वल टू क्यों। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, है ना। या आप इस इक्वेशन को जनरली देखो तो ये मैं आपके पास क्या है, यही तो फॉर्म आपके पास है। ये लैम्डा सपोज पी सपोज सम कोई कांस्टेंट हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना, और क्यों सम फंक्शन हो गया। ठीक है ना, टाइम। तो ये हमने इस तरह की इक्वेशंस को काफ़ी बार आपने 11th-12th में क्या होगा, है ना। तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकालते हैं, हम ऐसे ही तो निकालते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो आप यहाँ से देखो, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जनरली लैम्डा कांस्टेंट ही तो है, तो ई की पावर लैम्डा। ठीक है, समझ में, ये हो गया। तो आप इसको हम जनरली यहाँ पे डी एक्स को क्या लिखेंगे, ठीक है ना, ये टी हो जाएगा डी टी। ठीक है, सॉरी आई डिड सम मिस्टेक, एक सेकेंड। ठीक है ना, तो ये है। तो हम इस तरीके से आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है। तो हम हमारे लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर लैम्डा हो गया। समझ में आया। तो ई टू द पावर लैम्डा टी की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। लैम्डा एन ई टू द पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू क्यू ई टू द पावर लैम्डा टी। समझ में आया। अब देखो, इन दोनों को हम किस तरीके से लिख लेंगे। तो देखो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज माना गया है, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या गया, सेम चीज़ है। किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये दो प्रोडक्ट हो गया ना। तो इसको अब देखो, इसका डिफरेंशिएशन किया गया, ये आ गया, ये वाला एज इट इज़ रखा। समझ में आया। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको एज इट इज़ रखा, ये टर्म आ गई। समझ में आ गया। तो ये है। तो काफ़ी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमको अब इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, डी टी को उधर लेकर जाओगे तो आपके पास सिंपली बचा क्या, तो ये चीज़ आपके पास बची है। ठीक है ना, ये चीज़ आपके पास बची है। तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, यही आ जाएगा सिंपली एन ई टू द पावर लैम्डा टी, और ये क्यों, ये लैम्डा टी। समझ में, और ये प्लस के सम कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर भी आप जीरो से टी ले सकते थे टाइम। ठीक है ना। अब देखो, जब टाइम जीरो होगा,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्वियस सी बात है उस वक्त तो जीरो ही रहेंगे, है ना, क्योंकि पार्टिकल तो स्टेबल है। तो प्रोडक्शन हुआ नहीं पे समय जब जीरो होगा तो क्या प्रोडक्शन हुआ है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो ये होगा। तो इसको इनिशियल कंडीशंस को जब आप इसमें लगाओ तो देखो t = 0 पे 0 आ जाएगा पूरा, ठीक है। ये क्यों बचेगा यहाँ पे, समझ में आया। सॉरी यहाँ पे नीचे लैम्डा भी आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो, ठीक है। तो ये क्यू अपॉन में लैम्डा, ये प्लस के सी आ गया, समझ में आया। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपन -1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो एन अब हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। तो यही तो सिंपली हमारे पास एन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिक मैथमेटिक्स है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर किया हुआ है, दोबारा मैं आपको बस हल्का सा आपको बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो आपको मतलब आनी चाहिए, इसमें कुछ इतना टिपिकल नहीं है। तो क्योंकि सी की वैल्यू लिख दी -क्यू अपॉन में लैम्डा। अब क्यू अपॉन लैम्डा आप कॉमन ले लो, तो 1 माइनस के e⁻ लैम्डा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं e⁻ लैम्डा -k1 और ये n e⁻ लैम्डा, ठीक है। सिंपल है। आप n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्यू अपॉन में लैम्डा, ठीक है ना। ये हो जाएगा इधर जाके -k लैम्डा t, ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो इसी को हम ग्रोथ लॉ बोलेंगे। फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट, किस कांस्टेंट रेट से, क्यू इज दैट रेट एट विच द न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर बोmbardment, समझ में आया, ठीक है। अब देखो हम अब इक्विलिब्रियम वैल्यू निकाले, ठीक है, सैचुरेशन वैल्यू निकाले। तो देखो क्या है, जैसे जैसे देखो टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो ये वाली जो टर्म है जी टाइम पर डिपेंड कर रही है, -के e⁻ लैम्डा t है। तो जब ये इसको मैं जनरली क्या लिखूँ, 1 अपॉन e⁻ लैम्डा t, ये तो लिखो। जब टाइम इंक्रीज होगा तो ये वाली टर्म इंक्रीज होगी, तो यानी ये डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। जब डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी समथिंग समझो कुछ, तो अप्रोक्सीमेटली वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये टर्म क्या हो गई, ठीक है ना, बहुत समय बाद सेचुरेट हो जाएगा, मतलब बहुत जब समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्यों अपॉन लैम्डा तो बचेगा सिंपली, ठीक है। तो यानी एट ये सेचुरेशन वैल्यू आ गई, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम वैल्यू आ गई क्यों अपॉन में लैम्डा, ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म तो गई। तो इसी को हम सेचुरेशन वैल्यू या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। इस स्टेज पे जो प्रोडक्शन होता है और जो डिके होता है वो सेम रेट से होता है, समझ में आया। अब देखो हमारे पास इनिशियल इक्वेशन क्या थी, dn अपॉन में dt, यही तो थी। यदि आप देखो क्यों प्रोडक्शन रेट और इस रेट से डिके हो रहा था, तो यदि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी dn अपॉन में dt क्या हो जाए, 0, मतलब द रेट एट विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज चेंजिंग, वो 0 हो जाए। वो 0 कब होगा कि जितने प्रोड्यूस हो रहे तो उतने डिके हो रहे हैं। तो यानी प्रोडक्शन रेट ये होगा, डिके रेट ये होगा, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा n आ जाएगा। तो समझ में आया। तो n की वैल्यू में क्यों अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। ये यहाँ से भी निकाल सकते थे हम डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये इक्विलिब्रियम की केस, तो ऐसे भी इसको कर सकते थे, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, तो प्रोडक्शन रेट इज एक्जैक्टली बैलेंस बाय द डिके रेट, यहाँ से हमने समझा। एक्टिविटी निकाल सकते हैं, तो एक्टिविटी हम जानते हैं ये होता है, ठीक है, समझ में आया। तो इक्विलिब्रियम एक्टिविटी निकालना होगा तो फिर हमें ये लिखना पड़ेगा, समझ में आया। लैम्डा ये हमने अभी भी निकाला, क्यों अपॉन में लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो क्यों। तो जो एक्टिविटी होगी वो किसके, प्रोडक्शन रेट के इक्वल आ गई, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एक्टिविटी रेट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल आ गई, समझ में आया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास सही है, ठीक है ना, लैम्डा। और ये हम जानते हैं हमने क्यों अपॉन में लैम्डा 1 माइनस के e⁻ लैम्डा t निकाल, लैम्डा से लैम्डा कटें, समझ में आया। तो मेरे पास एक्टिविटी क्या आ गई, सिंपली क्यों 1 माइनस के e⁻ लैम्डा t ये आ गई, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो बिल्डअप कर्व की बात करें, तो देखो अभी मैंने आपको जब ये हमारे पास यही तो इक्वेशन है, ठीक है। तो यदि आप इस इक्वेशन को जनरली टाइम के रेस्पेक्ट में, ये n हो गया, ये t हो गया, तो टाइम जब इनिशियली स्मॉल होगा, ठीक है, तो 1 में से कम ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, है ना। तो कुछ ना कुछ तो ये वैल्यू आएगा ही, समझ में आया। फिर धीरे 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 ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये सेचुरेट हो जाएगा, है ना। तो जैसे हमने भी ऊपर बताया था, तो ये ग्राफ मेरे पास आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये इक्विलिब्रियम का केस है, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सेचुरेशन हो गया। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना, हमारे पास कितने आती है, क्यों अपॉन में लैम्डा, ठीक है ना। ये हमने अभी जैसे पूरा बताया आपको। तो ये बिल्डअप करा, कर्व धीरे धीरे बिल्डअप होता है, फिर वैल्यू क्या होती है, सेचुरेट हो जाती है, इस इक्वेशन से बनाया। तो जो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है वो इनडेफिनेटली इंक्रीज नहीं करते, समझ में आया। वो इट राइजेज रैपिडली, ठीक है, रैपिडली, ऐसे नहीं कि भाई ग्रेजुअली ऐसे 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 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इट राइजेज रैपिडली एट फर्स्ट और फिर ग्रेजुअली लेवल ऑफ हो जाता है, यानी ये हो गया, सेचुरेट हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ है। कोई डाउट है आपका, तो कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास। सो एक सेचुरेशन कर्व हो गया। तो मैं बताया यहाँ पर ये वैल्यू एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ठीक है, क्यों अपॉन में लैम्डा हो गया यहाँ पर जो हो गया। अब देखो हमारे पास यही तो इक्वेशन है, तो क्यों अपॉन लैम्डा तो एक्चुअली में क्या है, क्यों अपॉन लैम्डा एन इक्विलिब्रियम ही तो है। तो इसको हम इस इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में ऐसे लिख दिया, या एन अपॉन में एन ई क्यू की वैल्यू को 1 माइनस के e⁻⁻ लैम्डा टी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये समझ में आ गई चीज़। तो फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ टी ग्रोथ जो होती है अप्रोक्सीमेटली लीनियर होती है ना, ये ग्रोथ जो देखो लीनियर होती है ना। और जैसे लार्ज टी आती है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट बिकम्स कांस्टेंट, तो वो जो ये कांस्टेंट हो जाते हैं ना, तो वो यही है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन इक्विलिब्रियम, यानी कितनी होगी, क्यों अपॉन में लैम्डा, ये वाली लाइन समझ में आया, ठीक है। अब देखो यदि बोम्बार्डमेंट हम क्या कर दें, स्टॉप, तो भाई बोम्बार्डमेंट स्टॉप करने का मतलब क्या, भाई बोम्बार्डमेंट से ही तो हम उस न्यूक्लियर अनस्टेबल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब बोम्बार्डमेंट बंद हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास क्या डी है ना अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्यू माइनस के लैम्डा, ये तो है। तो ये हमारे पास वो स्टेबल प्रोडक्ट था, इस पर मैंने न्यूट्रॉन्स की बमबारी की। अब ये मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन गया, अनस्टेबल बना है, ठीक है। अब ये मैंने बोम्बार्डमेंट बंद कर दी, तो वो इसका मतलब बंद करने का मतलब क्या, वो अनस्टेबल बन गया है, आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी हो गई का केस आ गया, तो ये नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। तो डी एन अपॉन में डी टी मेरे पास क्या आएगा, माइनस लैम्डा एन अपॉन एन आएगा, क्योंकि अब हम ऑलरेडी अनस्टेबल न्यूक्लियाई बना चुके हैं। अब वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन चुका है, आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस किया हमने, ठीक है। तो वो एक तरीके से नेचुरल डीके लॉ को फॉलो करेगा, और हम जानते हैं इसको कितना आएगा, एन इज इक्वल टू एन नो डी टू द पावर माइनस के लैम्डा टी, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज़ को पढ़ा है, ठीक है। एन नोड क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट द इंस्टेंट बोम्बार्डमेंट स्टॉप्स, है ना, जब बोम्बार्डमेंट स्टॉप हो गई तो अब इसके पास कितने इनिशियल पार्टिकल्स थे, वही तो एन नोड होगा मेरे पास, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ध्यान रखने की। अब देखो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच हाफ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के हाफ रीच करना है, तो देखो हम जानते हैं एन कितना, एन इज इक्वल टू क्यों अपॉन में लैम्डा, ठीक है ना, 1 माइनस के e⁻⁻ लैम्डा टी, ये इक्वेशन है। या मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, बातें की है। वो कह रहा है कितना टाइम लगेगा क्या रीच करने में, हाफ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी जो एन है वो कितना बचना चाहिए, इक्विलिब्रियम के हाफ बचना चाहिए, और टी हमसे पूछ रहा है कितना होगा, यानी किस टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हाफ बचेंगे इक्विलिब्रियम के इसके। तो लेट अस सी, तो एन कितना होना चाहिए मेरे पास, एन के अपॉन में 2 होना चाहिए। तो देखते हैं कब होता है, तो 1 माइनस के ई माइनस के लैम्डा टी, तो ये कट गया, ठीक है। तो आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस के लैम्डा टी, ठीक है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ e⁻ लैम्डा टी कितना आ गया आपके पास, 1/2 आ गया, सिंपल है। तो दोनों साइड नेचुरल लोगे, ये आप लोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। तो माइनस के लैम्डा टी आ गया, ठीक है, log 1 माइनस के log 2, ये मेरे पास 0 होगा, ये माइनस के log n2 आ गया, ये माइनस के LT आ गया, ठीक है, कट गया। तो टी की वैल्यू कितनी आई, ln2 अपॉन में लैम्डा, और ये तो ln2 अपॉन में लैम्डा क्या था, तो हाफ वैल्यू हाफ होती है, यानी हमारे पास हाफ लाइफ होती है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब टाइम रिक्वायर्ड जो होगा टू प्रोड्यूस हाफ ऑफ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज एग्जैक्टली 1/2 लाइफ ऑफ द रेडिएक्टिव एलिमेंट, समझ में आ गया। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन रेट, सिंपल है। तो हाफ लाइफ जितना ही समय चाहिए इसको हाफ करने के लिए, ठीक है ना। बात करते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो देखो रेडियो एक्टिव डेटिंग काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बुक्स में इसके बारे में दे रखा है, तो बस हम इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। आप डिफरेंट तरह की रेडियो एक्टिव डेटिंग होती हैं, आप वो बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो रेडियो एक्टिव डेटिंग, या जिसको हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी बोलते हैं, तो क्या मेथड ही है, ये क्या मेथड है, ये एज डिटरमाइन करता है। किसकी एज डिटरमाइन करेगा, भाई कोई मटेरियल होता है जैसे कि रॉक हो, मिनरल्स हो, फॉसिल्स हो, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिले खुदाई के दौरान सपोज, ठीक है ना, हम मेजर करते हैं कि जो प्रेजेंट डे अबेंडेंस है ऑफ रेडियोएक्टिव पेरेंट न्यूक्लियर का, और उनके जो स्टेबल डॉटर प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना, यूजिंग द नॉन डीके कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, टू कैलकुलेट द elapsed टाइम, समझ में आ चीज़ें। तो सिंपली टाइमिंग का पता करते हैं कि कितने पुराने हैं। अब मान लो हम वहाँ से पता कर सकते हैं कितना डीके हुआ है, ठीक है ना, कितना डीके नहीं हुआ है, डॉटर न्यूक्लिया इसका क्या है, इसकी हाफ लाइफ क्या है, मीन लाइफ क्या है ना, डीके कांस्टेंट क्या है। तो हम रेडियोएक्टिव डेटिंग की मदद से इस तरीके से हम आर्टिफैक्ट्स की, फॉसिल्स की, मिनरल्स की, रॉक्स की, है ना, कोई भी जो मटेरियल होता है जनरली उसकी हम एज पता कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। और वो एक्चुअली एक्यूरेटली हमें पता भी चलता है, क्योंकि जो आसपास के फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं वो रेडियोएक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट नहीं करते हैं, समझ में। तो रेडियोएक्टिव डेटिंग एक तरीके से एसेंशियल टूल हो गया टाइम पता करने का, हाउ मच टाइम हैज़ इलैप्स्ड सिंस द मटेरियल वाज फॉर्म्ड, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसी वजह से रेडियोएक्टिव
डेटिंग को ना न्यूक्लियर क्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर क्लॉक। ठीक है ना, समझ में आया। और ये तब मतलब तभी से हम पता कर सकते हैं भाई, जब से वो मटेरियल बना है तो तब से उसकी एज पता कर सकते हैं। समझ में आया। अब देखो हाउ इट इज़ डन, लेट्स सी। तो मान लो देखो भाई, एनोड नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो भाई सपोज एट टी इज इक्वल टू 0 एनोड नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज देयर। अब मान लो सपोज वो मटेरियल जब बना होगा तो एनोड नंबर ऑफ देयर है। ठीक है, अब धीरे धीरे वो डिके हो रहा है, कई हज़ारों साल लगते हैं बहुत से मटेरियल्स को डिके होने में। अब देखो आप खुदाई करो, खुदाई में भी आपको बहुत से ऐसी चीज़ें मिल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर उसमें क्या कार्बन है ना। आप जैसे हमारी बॉडी में भी कार्बन होता है। ठीक है ना, हमारी बॉडी भी यदि डिके को दफना दिया जाए कहीं पे तो हम वो पता कर सकते हैं कितनी पुरानी है, क्योंकि बॉडी में कार्बन है का रेडियोएक्टिव होता है कार्बन के कुछ आइसोटोप्स, तो वहाँ से हम एज का पता कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो एट टी इज इक्वल टू 0 सपोज है, एनोड पार्टिकल्स हैं और नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया रिमेनिंग एट प्रेजेंट टाइम, है ना। तो प्रेजेंट टाइम मान लो अभी कितने प्रेजेंट है, अभी मान लो भाई इनिशियली तो टी टाइम पे एनोड हुए होंगे ना, जैसे जो एनोड रहे होंगे। अब टाइम कुछ हो गया तो ये प्रेजेंट टाइम ले लिया, अभी कितने मिले हमें, इतने मिले। हमने देखा अभी कितने मिले भाई, इतने मिले। तो यहाँ हम प्रीवियसली जाके मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनोड कितना रहा होगा। ठीक है, समझ में। तो ये डीके हो रहा है, समझ में। तो जो नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई है प्रोड्यूस्ड बाय रेडियोएक्टिव डीके अप टू टाइम टी। डॉटर न्यूक्लियाई आपको पता करना तो बहुत आसान है। तो डॉटर न्यूक्लियाई कितने रहेंगे भाई, एन नोड में से आपने घटा दो। ठीक है, अब ये चाहे मान लो एक पार्टिकल था न्यूक्लियाई था, ये किस में बदल गया, बी में। तो ये मेरे पास क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई है। ठीक है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया, समझ में आया। ठीक है, अच्छा अभी प्रेजेंट न्यूक्लियाई बचे कितने, इतने बचे हैं। पहले कितने थे, एन नोड। बचे कितने, एन टी बचे एट टाइम टी। तो बाकी कहाँ गए भाई, वो बाकी डॉटर न्यूक्लियाई हैं, कन्वर्ट हो गए। ये जो था वो बी में कन्वर्ट हो गया ना, समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो हम आसानी से चीज़ें पता कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो डीके लो से हम जानते हैं नेचुरल डीके लो की यदि हम बात करें। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है, हम जानते हैं एन इज इक्वल टू एन नोड डी टू द पावर माइनस के लैम्डा टी होती है। एन नोड की यदि मुझे वैल्यू चाहिए भाई, एट प्रेजेंट हमने काफ़ी कुछ पता कर लिया, तो मैं एन नोड यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये उधर चला जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो ये हो गया। ठीक है, तो डॉटर न्यूक्लियाई अभी कितना है वो पता कर सकते हो। तो ये एन नोड में से हमने ये तो हटाया था, तो सिंपल है, ये एन नोड हमने ये भी निकाला है प्लस के लैम्डा टी, और ये एन कॉमन ले लो, ई टू दी लैम्डा टी माइनस के 1, ये हो गया। तो समझ में आया, तो ये हो गया। तो हाउएवर इन प्रैक्टिस जो इनिशियल नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई डी नोड है प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मे नोड भी 0, ऐसा भी हो सकता है। अब मान भाई, अब कोई पार्टिकल है, ये था है ना, ये मान लो x है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, y में। तो भाई इनिशियली हो सकता है टाइम दो भाई, जब ये बी y नहीं बना तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे, जब y नहीं बना तो डॉटर न्यूक्लियाई 0 है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अब है ना, ये केस हो गया ना भाई, टाइम इज इक्वल टू 0 पे। ऐसा भी हो सकता है कि डॉटर न्यूक्लियाई नहीं बना है, समझ में। ऐसा भी, या ऐसा भी हो सकता है इनिशियली जो हमारे पास सैंपल है उसमें कुछ डॉटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, वो और किसी का हो सकता है और किसी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है ना, समझ में, ऐसा बिल्कुल संभव है। तो ये मान लेते हैं डी नोड प्रेजेंट रहा होगा डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, बाद में बेशक फिर एक्स वाई में कन्वर्ट हुआ होगा। अब भाई एक न्यूक्लियाई मेरे पास ये है, एक न्यूक्लियाई 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 है। तो इसमें मान लो ये डीके हुआ, ठीक है, तो ये डीके होगा डी नोड में। तो यहाँ डी नोड प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा, अब ये और बाकी डीके हो रहे हैं, तो हम तो सारा ओवरऑल देखेंगे ना कि हो सकता है टी नोड पे कुछ ना कुछ डॉटर न्यूक्लियाई रहे होंगे, समझ में आया। तो भैया भाई जरूरी नहीं कि डॉटर न्यूक्लियाई 0 हो। ठीक है, तो इसी वजह से ना देखो इसमें हम डी नोड ऐड कर देते हैं। तो डी नोड डॉटर न्यूक्लियाई इनिशियली यदि प्रेजेंट रहे होंगे, ठीक है, जब मटेरियल बना होगा तो डी नोड ऐड कर दो, सिंपल आ गया ये। ठीक है, और यदि यहाँ से हम टाइम पता करना हो तो बहुत आसान है। ठीक है ना, ये इधर लेकर चले जाओ, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, +1 चला जाएगा, ये आ गया, सिंपल है। ठीक है, अब इनिशियली डी नोड नहीं है तो ये हटाओ इसको, डी नोड नहीं है तो सिंपली आपके पास क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 1/λ एन, और ये डी टी अपॉन में एन टी। ठीक है ना, 1+ ये इक्वेशन आ गया अब आपके पास, समझ में। तो ये तो बहुत सिंपल है, या इसको आप ऐसे लिखो 1/λ। देखो मैं इसको शॉर्ट एन प्लस के डी अपॉन में एन ऐसे लिखो। देखो बहुत हमारे पास इक्वेशन क्या है, ठीक है ना, ये कैसे लिखा, ये 1/λ एल एन, ये एन प्लस ये क्या इनिशियली तो टोटल आएगा एन प्लस एन डी ए, और ये एन हो गया, ये तो आएगा। तो इक्वेशन हमारे पास जनरली होती क्या, ये तो होती है। ठीक है ना, याद रखने की जरूरत नहीं, एन इज इक्वल टू एन नोड डी टू द पावर माइनस के लैम्डा टी। तो ये है ना, आप एन नोड को डिनोमिनेटर में लेकर जाओ, ठीक है ना, ई टू द पावर माइनस के लैम्डा टी, लोग ले लो। तो जब आप लोग लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ठीक है ना, माइनस के लैम्डा टी और ये एल एन, ठीक है ना, एन टी अपॉन में एन नोड, समझ में आया।
टी आप लिख सकते हैं 1/λ, माइनस उधर जाएंगे तो मैं ना एन नोड ऊपर लिख लेता हूँ, एन टी नीचे लिख लेता हूँ। तो एक तरीका ये भी तो है निकालने का। तो टाइम ही हम आपके पास टाइम निकल गया, किसी भी मटेरियल का आप टाइम निकाल सकते हो कितना पुराना है। तो एन नोड को आप क्या लिख सकते हो, एन नोड को मान लो हमने ये लिख लिया, भाई ये तो रहा होगा एन नोड जो है डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, और वो कितने परसेंट है, ये रहा तो होगा एन नोड, तो वही लिखा है देखो मैंने, ठीक है ना। इस इक्वेशन से समझ में आ गई बात। थोड़ा और इसको फर्दर सोल्व करना है तो ये आपके पास हो गया, बस हो गया ख़त्म, है ना। या इसको 1 + d/, में ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। और डॉटर न्यूक्लियाई कुछ परसेंट हो तो वो घटाने पड़ेंगे, है ना, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।